बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इस शहर के ट्रांसपोर्ट के मसले के हवाले से। कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट शाया की गई थी जिसमें कहा यह गया था कि शायद इस शहर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो कई दिहाइयों पुराना लगता है। लेकिन आज जो कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक बस का इजाफा किया गया है जो कि इलेक्ट्रिक बस है, और इसको न सिर्फ हमारे शहर में सराहा जा रहा है बल्कि उसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी अपने ट्वीट में कहा कि वो सिंध गवर्नमेंट के इस रिमार्केबल स्टेप को सराहते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को भी इनकरेज करेंगे कि वो भी अपनी बसों की फ्लीट में इलेक्ट्रिक बस का इजाफा करें। इसी वजह से हम बात करना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सूबाई वजीर हैं बराए ट्रांसपोर्ट और रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब ओवैस कादिर शाह। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद आपको कि आपने इलेक्ट्रिक बस और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो बसों की फ्लीट है उसमें इलेक्ट्रिक बस को शामिल किया है। आज इसकी शमूलियत हुई है, क्या फरमाएंगे सर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक छोटा सा इनिशिएटिव है, कोशिश की थी, इसमें थोड़ा टाइम लग गया। ये पहले हो जाता, लेकिन क्योंकि कोरोना की इस वबा की वजह से बहुत सी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो गई हैं, सर्वेज भी इसके हुए, और हम लोग पहले इसलिए इसको अनाउंस नहीं कर रहे थे क्योंकि ये कम्प्लीटली एक कंसोर्शियम है जिसने हम पे ट्रस्ट किया। और ये बात भी साथ साथ बताता चलूँ कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट इस वक्त जो कराची में आई है, और उन्होंने सिंध को इसलिए चूज किया कि उनका ये एतमाद है कि यहाँ पे बिजनेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर भी है और ट्रांसपेरेंट सारी चीजें हो रही हैं। तीनों सूबों को छोड़ के उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, और ये उन्होंने एक यूनिट ट्रायल बेस पे इसलिए यहाँ पे फौरन यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया कि हम ये देखें कि हमें इसमें, क्योंकि ये मुनफरद बस है अपने हिसाब से, ये प्योरली इलेक्ट्रिकल बस है, ये चार्जिंग की जरूरत होती है इसको। फिलहाल तो टेम्पररी बेसिस पे इसके चार्जर्स नस्ब किए गए हैं। अब इसको यही ट्रायल रन हमने स्टार्ट किया, कल सुबह 7 बजे से इसकी ट्रायल रन स्टार्ट है फॉर 60 डेज कि इसमें हमें कहाँ कहाँ स्टॉप्स चाहिए, हमें किस जगह पे इसके चार्जर्स चाहिए और किस किस औकात में। क्योंकि देखें सिंध के साथ तो एक मोहब्बत है ना फेडरल गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा, कि यहाँ पे लोड शेडिंग जितनी हो रही है तो बिजली जाती तो कम लेकिन आती कभी कभी है। अच्छा। अब ये तो चीजें, ये तो हर जगह है, और ये प्योरली चार्जिंग मैटर है इनका। तो इसमें ये ट्रायल रन इसीलिए किया गया है कि इसमें जो अभी दो दुश्वारियां पेश आ रही हैं उनको जरा ओवरकम कर सकें, और जल्दी से जितना जल्दी इनके पास सारी फिगर्स आ जाएं। तो आज उनके रिप्रेजेंटेटिव ने खुद ये प्रेस में ब्रीफिंग दी कि उनकी कोशिश ये है कि जैसे हमारा ट्रायल कंप्लीट होता है तो इस साल के आखिर तक मैक्सिमम हम 100 बसेस का इजाफा करेंगे। ये कम्प्लीटली उनकी इन्वेस्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट कर रहा है उनके रूट परमिट्स में, उनके पार्किंग एरियाज में, उनके चार्जिंग एरियाज में, वो हमने उनको फराहम किए हैं। सॉर्ट ऑफ अ बीओटी मॉडल हम इसमें ये विदाउट सब्सिडी है, ये भी बताता चलूं। और इसका किराया बिल्कुल आम बस जितना रखा हुआ है, 4 रुपए फी किलोमीटर। ओके, अच्छा, 4 रुपए फी किलोमीटर इसका किराया रखा गया है। तो सर ये अगर बीओटी है तो बिल्ड ओन एंड ट्रांसफर, यानी बाद में ये सिंध गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रोजेक्ट? मैं नहीं, देखिए मैंने आपको कहा सॉर्ट ऑफ बीओटी। सॉर्ट ऑफ बीओटी का मकसद कि ये उन्होंने अपना प्रोजेक्ट है, देयर इज इनकी इन्वेस्टमेंट है, हम उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं सारी चीजों में। देखें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो ये एक्सपेंसिव बसेस हैं, इलेक्ट्रिक बसेस, ये पूरे पाकिस्तान में चलें, अब किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट ने भी बहुत कोशिश की कि 6-8 महीने पहले उन्होंने भी कोशिशें की कि ये शायद वहाँ पे किसी कंपनी से मुआहिदा हो सके, लेकिन अभी तक कहीं नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिंध गवर्नमेंट की और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ये कोशिशें हैं कि यहाँ पे वो ये ग्रुप जो BYD कंपनी और सफायर का जो कंसोर्शियम है वो यहाँ आए और उन्होंने कराची को चूज किया। तो यहाँ पे ये बसेस अभी ऑपरेट होना शुरू होंगी, ये उन्हीं की बसेस रहेंगी, ये प्रोजेक्ट उन्हीं का है। लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ जो MOU हुआ है उसमें हम उनके फैसिलिटेटर हैं कि हम उनको वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे कि ताकि उनकी बसेस, उनके यहाँ पे जो वो डिपोज हैं, उनके चार्जिंग एरियाज हैं, उनको रूट परमिट्स की जो फैसिलिटी है वो वन विंडो ऑपरेशन में हमने दी है कि यहाँ आके वो बिजनेस कर सके। अच्छा सर, टेक्निकल क्वेश्चंस करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि इसके जो चार्जर्स लगाए जाएंगे, जो चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे, जहां पे के इलेक्ट्रिक की जानिब से सप्लाई दी जाएगी,
सर जो बिजली कंज्यूम होगी इन बसेस को चार्ज करने में, उसका बिल जो है वो सिंध गवर्नमेंट अदा करेगी या फिर ये जो बस कंपनी है ये बेयर करेंगे? देखिए, ये बस कंपनी को ही बेयर करना है और ये सारी चीजें बस कंपनी ने इसीलिए ही ये पहली यूनिट जो इंपोर्ट की है जल्दी, ताकि इसको हम प्रोजेक्ट को बहुत तेजी से आगे ले जा सकें। और जो चार्जिंग एरियाज हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने प्रोवाइड, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड करने हैं। और जो बस स्टॉप्स हैं, जिन रूट्स को हम इनको अलॉट करेंगे, जो रूट हमने फिलहाल इन्हें ट्रायल के लिए अलॉट किया है, वो ट्रायल रूट, ये ट्रायल लेंगे, उसके बाद जब इनको रूट्स दिए जाएंगे तो एक्सक्लूसिविटी इनको दी जाएगी ताकि ये उस रूट पे सिर्फ ये बसेस ऑपरेट कर सकें, ताकि ये इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। और सबसे बड़ी बात ये जो हमारी इतनी इसमें थोड़ा डिले भी आया, जिसको सर्वे भी किया गया, सारी इसमें डिस्कशंस हुई कि किराया जो नॉमिनल रखा गया है, ताकि एक अगर बिजनेस कंसोर्शियम कोई आ रहा है यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे भी नुकसान ना हो। एक प्रोजेक्ट कामयाब होने से ये होता है कि दूसरी जो बड़े बड़े मतलब फर्म्स हैं वो भी यहाँ पे वो आएंगी और वो भी इन्वेस्ट करेंगी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, ताकि यहाँ पे बिजनेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हम दे सकें और ये यहाँ पे कामयाब हो सके प्रोजेक्ट। सर इस बस की कैपेसिटी क्या है, कितने पैसेंजर्स इसमें एक वक्त में ट्रैवल कर सकेंगे? देखिए, अगर आप सीट बाय सीट को करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% की इसमें सीटिंग है। और उसमें क्योंकि ये सिटी बसेस हैं, लो फ्लोर सिटी बसेस होती हैं, अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखें तो ये कोई लॉन्ग रन में आप इसको ट्रैवलिंग बस नहीं कहेंगे, टूरिस्ट बस नहीं कहेंगे, जो 200 किलोमीटर या 400 किलोमीटर पे जाती है, वो उनका मोड अलग होता है, वो अलग बसेस हैं। इन पे स्टैंडिंग्स भी होते हैं कि लोग अगर 5 किलोमीटर में छोटे छोटे स्टॉप्स पे जा रहे हैं, किसी ने शारा फैसल की स्टार्ट से मेट्रोपोल से सफर करना शुरू किया और वो कासास तक उतर गया, किसी ने आगे कायदाबाद तक जाना है, या किसी ने अगर रूट जा रहा है नीपा चौरंगी तक तो किसी ने वहां जाना है, तो वो स्टैंड करके भी जा सकते हैं। लेकिन ये इन बसेस का ये है कि ये पेट्रोल कंजम्पशन बिल्कुल जीरो एमिशन बसेस हैं। ये पेट्रोल डीजल की इसको जरूरत नहीं है, सीएनजी की इसको जरूरत नहीं। दीज आर कम्प्लीटली एनवायरमेंट फ्रेंडली। सबसे बड़ी बात एनवायरमेंट फ्रेंडली, जो कराची में आजकल ये स्मोकी सी चीजें, मतलब कभी ऐसा वेदर हो जाता है कि स्मोक इतना होता है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वाले भी इसको बहुत वो कर नोटिस ले रहे हैं कि ये गाड़ियों का और ये जो साइलेंसर से धुएं निकल रहे हैं ये भी मुज़र सेहत हैं। अब ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने इस बस में जितने हमारे सहाफ़ी हजरात, मैंने उनको इसलिए अपने साथ ट्रैवल करने की दावत दी कि वो चलें हमारे साथ, एक छोटा सा ट्रिप भी इस पे ले लें, ताकि वो अंदर से खुद देख लें इस चीजों को कि ये वो बसेस हैं जो वो मॉडल है, कोई 5 साल 3 साल पुराना मॉडल नहीं आया। जी जी, दिस इज द लेटेस्ट मॉडल जो इस वक्त आपका लंदन में जो सप्लाई किया गया है या जो यूएस गवर्नमेंट के पास जा रहा है ऑर्डर में, ये वही मॉडल है जो पाकिस्तान कराची में आया है। सर ये तकरीबन ऐसी बसेस है ना जो कि एयरपोर्ट के ऊपर रनवे पे ले जाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं कुछ ममालिक में, जो कि एरोप्लेन तक पहुंचाने के लिए, उसमें भी लोग खड़े भी हो सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए चलाई जाती हैं। देखिए, ये बिल्कुल आप उसको कहें, लेकिन वो वैसी बसेस हैं, लेकिन वो बसेस डीजल या पेट्रोल पे होती हैं या हाइब्रिड होती हैं। दिस इज कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक। दिस कंप्लीटली इलेक्ट्रिक। अच्छा, दिस इज कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक। इसका कोई डीजल, पेट्रोल या सीएनजी या उस दूसरी चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मोड बिल्कुल डिफरेंट है, इसीलिए इसको ट्रायल के लिए पहले रखा गया है कि इसका हम ट्रायल करें, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में बिल्कुल नहीं है। दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ये पहले ही कराची में आई है और यहाँ पे इसका ट्रायल स्टार्ट हुआ है। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि तकरीबन एक चार्जिंग के बाद कितने किलोमीटर्स के बाद इसको चार्जिंग की जरूरत पड़ सकती है ऑन फुल कैपेसिटी? देखिए, इनकी डिफरेंट चार्जिंग वो होती है, डिफरेंट आवर्स होते हैं कि ये 6 घंटे या 4 घंटे की चार्जिंग के बाद कोई 200 किलोमीटर तक भी जाती है, कोई 150 तक भी जाती है, कोई उससे ऊपर भी जाती है। अब ये सारी चीजें कोई अश्योर करने के लिए, देखिए ट्रायल रन में ये सारी चीजें रखी गई हैं। एक यूनिट हमारे पास आ गया है, फिजिकली उसको हम अब ट्रायल करना स्टार्ट करेंगे कि पैसेंजर्स उसमें जब बैठते हैं तो उसके एयर कंडीशन कितना काम कर रहा है, वो कितने चार्जिंग तक जा रही है। जितना कंपनी ने इसको कहा है कि ये 200 किलोमीटर चार्जिंग पे चलेगी या 300 चलेगी या 250 चलेगी, तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व की जाएंगी और खुद कंपनी BYD भी इसको मॉनिटर कर रही है। सर टिकटिंग सिस्टम सारी दुनिया की तरह ई टिकटिंग की जाएगी? डिजिटल ई टिकटिंग, कम्प्लीटली डिजिटल। वो आज और सारा मीडिया ने आपके विटनेस भी किया, वो जो छोटा मैकेनिज्म वहां पे अवेलेबल है कि जो भी टिकट लेगा उसको इलेक्ट्रॉनिक सीट वहां पे मिलेगी।
अच्छा, वो फिर स्वैप करके स्कैन करके वो फिर उसी के थ्रू बिल्कुल जो है बिल्कुल यूज हो बन सकता सकता है। सर कोई बिल्कुल वीकली या मंथली टिकट्स पे कोई वो रखा गया है जिस तरह पूरी दुनिया में होता है नहीं, वीक का या फिलहाल देखिए, जब इनकी फ्लीट बढ़ती जाएगी तो हम्म, बिल्कुल ये प्लान में है, ये हम्म, कम्प्लीटली है कि कार्ड्स भी आएंगे जो आप वीकली या मंथली टॉप अप कर सकते हैं। हम्म, आप इस कंपनी के कार्ड्स ले सकते हैं, उसमें आपका जितना ट्रेवल होगा, जब इनकी फ्लीट्स कंप्लीट आ जाएंगी तो ये बिल्कुल है। अभी ये तो फिलहाल ट्रायल है, तो ट्रायल में फिलहाल इन्होंने जो आज हमें ब्रीफ किया गया तो वो एक छोटा सा टिकटिंग सिस्टम अंदर ही रखा हुआ है, बट दैट इज ऑल्सो डिजिटल सिस्टम और इट्स मॉनिटर्ड बाय सीसीटीवी इनसाइड, कंप्लीटली ओके, सीसीटीवी मॉनिटर्ड है कि जो भी अंदर आएगा वो रिकॉर्डिंग है कि पैसेंजर्स किस तरह बैठे हैं, एंड इट विल बी मॉनिटर्ड बाय आपकी जो जहाँ पे उनका कंट्रोल रूम है, वो उसको कंप्लीटली मॉनिटर कर रहा होगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है और कितने पैसेंजर्स बैठे हैं, कि कोई मिसहैप तो नहीं हो रहा, या कोई लेडीज का पोर्शन बिल्कुल अलग है और वो अलग बैठी हैं और जो जेंट्स हैं वो किस तरह, ये सारी चीजों को मॉनिटर किया गया है इसमें। सर इसकी जो ऑपरेशंस हैं यानी इसकी जो मेंटेन किया जाएगा, इसको ड्राइव किया जाएगा, ये लोकल्स करेंगे या फिर सर उसमें भी फिलहाल अभी जो है बाहर से लोग आके इसको ऑपरेट करेंगे? नहीं डॉक्टर साहब, ये तो हमारे लोकल ड्राइवर्स ही हैं जो जो ट्रेन है, जिनको ये ट्रेनिंग दी गई है। ये इन कंपनी ने जो उनके एक दो लोग हैं उनको ट्रेन किया है जो इसको ऑपरेट करेंगे। बाकी ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई टेक्निकल चीजें, इनको ही ऑब्जर्व करने के लिए, इनको ही नोट डाउन करने के लिए ये ट्रायल पीरियड दिया गया है, ताकि ये जो प्रोजेक्ट्स जिस तरह आते हैं और फिर कोई ना कोई वजह से प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, तो ये हमारी कोशिश यही है और इस कंपनी कंसोर्शियम की कोशिश भी यही है कि हम इस प्रोजेक्ट को जल्दी से आगे ले चलें और फिर कंप्लीट फुल प्रूफ प्रोजेक्ट हो, ताकि आगे जब फ्लीट नंबर बढ़ते जाएं बसेस के तो उसमें कोई टेक्निकल इशू ना आए। अच्छा, सर ये भी बता दीजिएगा कि कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो मिनी बसेस हैं या और दूसरी बसेस हैं सर, उनकी फिटनेस या जो मेंटेनेंस होती है सर वो ना होने के बराबर होती है। यही वजह है कि पैसेंजर्स को बड़ी प्रॉब्लम्स भी होती है, बाज़ दफ़ा सीट्स का बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बाज़ दफ़ा और दूसरी चीज़ों का। सर इस बसेस और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए कोई काम किया जा रहा है कि इसकी मेंटेनेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट को जो है बड़ा प्रॉम्प्ट बनाया जा सके? देखिए जी, बिल्कुल ये एक प्रोजेक्ट था, वो कंपनीज जो हैं उनका कोई इशू हो गया और जिन्होंने पंजाब में काम शुरू किया था, अब पंजाब में भी उनका थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीजें चल रही हैं। अब हम एक जो इस पे जिस चीज पे काम कर रहे हैं, हम एक व्हीकल इंस्पेक्शन सिस्टम, डिजिटल सिस्टम पे काम कर रहे हैं जो इंशाल्लाह कुछ ही महीनों में मुतारिफ कराया जाएगा, जिसमें ये सारी चीजें, सारी गाड़ियां डिजिटली मतलब सर्टिफाइड होंगी, अदरवाइज वो रोड पे नहीं आ सकती। इस वक्त भी बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जो हमें कंप्लेन्स आती हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या आप साफी हजरात जो हमें कंप्लेन करते हैं, तो वो बहुत सी गाड़ियां बंद भी करवाई गई हैं, लेकिन इसलिए सारी गाड़ियों को भी हम बंद नहीं कर सकते। उनके ब्रेक्स की भी चेकिंग की जाती है, लाइट्स का भी उन्हें कहा जाता है, उन पर फाइन भी किया जाता है। बहुत दफा गाड़ियों को 5-5, 6-6 दिन बसेस को रोका भी गया है, उनको पाबंद किया जाता है। हमने एसोसिएशन से भी इनके बात की है कि जब तक हम अपना अब जो प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, इंशाल्लाह जब बसेस सड़कों पे आ जाएंगी और कंपटीशन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली ये जो मालिकान है इनको भी अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छा बनाना पड़ेगा कंपटीशन में आने के लिए। सर एक जो आप आपने बात जी 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 सर जी जी सर एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि मास ट्रांजिट प्रोग्राम पे कोई काम किया जा रहा है जिसके तहत कराची में जो है, जो पहले काबीना में फैसला भी किया गया था, बसेस को रिपेयर भी कराया जाएगा, नई बसेस भी मजीद जो कि पेट्रोल और दूसरे फ्यूल पे होंगी वो भी इंडक्ट की जाएंगी। कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि कराची का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बिल्कुल रिन्यू हो जाएगा? देखिए डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है और इसका मैं बिल्कुल क्लियर आपको जवाब दूं कि इट विल टेक टाइम। ये मैं बात बिल्कुल पहले भी शायद आपके शो पे भी कह चुका हूं और जी। पहले भी मैं इसको एक्सेप्ट कर चुका हूं कि प्रोजेक्ट्स बहुत पहले होने चाहिए थे, चलें उस पर अगर डिस्कस नहीं करते। तो अब हमने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो मास ट्रांजिट का जिस प्रोजेक्ट की आप जिक्र कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट तो मैंने नहीं सुना, लेकिन बीआरटी के जो प्रोजेक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं वो पाकिस्तान के इस वक्त दो बड़े प्रोजेक्ट्स जो वर्ल्ड बैंक, एक प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक और सिंध गवर्नमेंट मिलकर कर रहे हैं, दूसरा प्रोजेक्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक और सिंध गवर्नमेंट मिलकर कर रहे हैं, जिनका हम कंस्ट्रक्शन फेज में, एक तो रेड लाइन का जो प्रोजेक्ट है जी। हम अप्रैल या मई में उसकी कंस्ट्रक्शन में इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। वो
कंस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें जो बसेस का मोड आपने बात की कि वो उसमें भी बायोगैस से बसेस चलेंगी। जी जी। वो भी बिल्कुल अपनी मुनफरिद अंदाज का एक प्रोजेक्ट है, जिसकी बसेस को एनिमल डंग से बायोगैस प्रोड्यूस की जाएगी। भैंस कॉलोनी में वो एक बहुत बड़ा प्लांट लगेगा जिसमें से गैस की प्रोडक्शन होगी और फिर वो सप्लाई की जाएगी बसेस को, और बसेस उस पर चलेंगी। और ये वाहिद बीआरटी होगी जो सब्सिडी फ्री बीआरटी होगी, जो पाकिस्तान की पहली बीआरटी जिसमें कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। जी जी जी। अच्छा, तो सर इसके अलावा जो बसेस को रिपेयर भी कराना था, मेंटेन कराना था, जो ऑलरेडी ऐसी बसेस जो ग्राउंड हो गई थी उन पे भी काम किया जा रहा है? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा इस वक्त कोई प्लान नहीं है। जहां अलबत्ता हम एक दूसरे प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह एक आध हफ्ते में अनाउंस करने जा रहे हैं, जो अनाउंस बल्कि क्या उसकी टेंडरिंग में जा रहे हैं, जो 250 बसेस सिंध गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कराची के मेन 6-7 आर्टरीज के लिए, जो बहुत बड़ी हमारी शाहराएं हैं, 7 रूट्स जो हमारे हैं, उसमें सिंध गवर्नमेंट अपने तौर पे अपने इन्वेस्टमेंट करके जो मेन नई बसेस इसी तरीके की, बट वो डीजल हाइब्रिड बसेस होंगी। ओके, बहुत शुक्रिया उवैस कादिर शाह साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, सूबाई वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उवैस कादिर शाह हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे पहले कोरोना के हवाले से। कोरोना की जो तीसरी लहर है ये भी बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान में फैल रही है, ख़ासतौर पर पंजाब और दीगर सूबों में इसका काफ़ी फैलाव नज़र आ रहा है। लॉकडाउन भी किया जा रहा है, शादियों पर और तमाम तकरीबात पर पाबंदी भी लगा दी गई है, लेकिन फिर भी जिस तरह से ये इन केसेस में इजाफा हो रहा है उससे लग ऐसा रहा है कि शायद इसका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा अगर अभी सही स्टेप्स ना लिए गए। यही वजह है कि आज सूबाई वज़ीर बराए सेहत डॉक्टर अज़रा फजल पेचो ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी यही कहा कि पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी इस शरह में इजाफा होता जा रहा है। अगर अभी स्टेप्स ले लिए जाते हैं और चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाता है तो फिर शायद इस पर काबू पा लिया जाए, लेकिन अगर इन चीज़ों को कंट्रोल ना किया गया तो फिर हॉस्पिटल्स भर जाएंगे, फिर कोविड सेंटर्स भर जाएंगे और जितनी तादाद मरीज़ों की है और यूके का जो वायरस जो यहाँ ट्रांसपोर्ट होकर आया है, ख़ासतौर पे पंजाब और केपीके में, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो यूके से काम करने वाले आए जो वहाँ मुकीम थे वो ज़्यादातर लोग पंजाब और केपीके में आए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई और ये वायरस जो है, जो कि बड़ा शदीद किस्म का वायरस है, ये फैलता जा रहा है। जितने ज़्यादा लोग इस वायरस में मुब्तला होंगे उतने ही ज़्यादा लोगों को वेंटिलेटर्स की ज़रूरत होगी और पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स की तादाद बहुत कम है। यही वजह है कि आज कराची में भी मुख्तलिफ इलाके जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आते हैं वहाँ पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया गया है। और ये जो इस माइक्रो स्मार्ट जो लॉकडाउन है ये 29 मार्च या 30 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक लगा रहेगा। और इन इलाकों में जहां माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया गया है वहां हर किस्म की एक्टिविटीज़ पर पाबंदी होगी। बहरहाल नाज़रीन, दुआ कर सकते हैं कि ये जो कोरोना का फैलाव है ये रुक सके और जो ख़ास तौर पे जिस तरीके से पेशेंट्स में इजाफा हो रहा है, पॉजिटिव केसेस में इजाफा हो रहा है, यानी शरह में इजाफा हो रहा है, ऐसे लोग जो कि टेस्ट किए जाते हैं और उनमें से वो लोग जो कि पॉजिटिव आते हैं उनकी शरह में इजाफा होता जा रहा है, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक अलामत है। यानी अगर मिसाल के तौर पे 100 लोग टेस्ट किए जा रहे हैं, पहले उनमें से 3 या 4 लोग पॉजिटिव आ रहे थे या उनका टेस्ट मुस्बत आ रहा था, अब उनमें से 10 लोग मुस्बत आ रहे हैं। यही वजह है कि इस पॉजिटिविटी ये रेशो को बढ़ने की वजह से ये कहा जा रहा है कि यानी ये जो पॉजिटिविटी रेशो बढ़ रहा है इसकी वजह से ये तमाम इक़दामात लिए जा रहे हैं। लॉकडाउन या फिर जो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन है वो लगाया जा रहा है, SOPs पर अमल करने की बात की जा रही है, लेकिन शायद हमारी आवाम अब भी इस मसले को सीरियस नहीं ले रही है। दूसरी जानिब वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है और अब 50 साल से ज़ायद के जो अफराद हैं उनकी रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दी गई है। वैक्सीनेशन सेंटर्स के हवाले से भी आगाह किया जा रहा है। अभी तारीख नहीं दी जा रही है वैक्सीनेशन की 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को, लेकिन रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो गया है। जिस तरीके से लोग वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, अगर हम SOPs का ख्याल कर लेते हैं, अगर हम थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग कर लें तो मेरे ख्याल में बासानी कोरोना पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, अगर हम सही सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते
अगर हम सही मानों में चीज़ों को काबू में नहीं रखते तो फिर शायद इस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, सिंध हुकूमत की जानिब से भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं और पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाता है, सिंध में क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, इन तमाम चीज़ों पे देखेंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो कुछ हम बाई इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे और हफीज़ शेख साहब जो कि अब कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहे हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे हफीज़ शेख साहब के हवाले से, जिनके बारे में वफाकी हुकूमत का तो ये कहना है कि चूँकि महंगाई बढ़ रही थी, महंगाई पे वो कंट्रोल नहीं कर सके, जो इक़्तिसादी पॉलिसीज़ थी वो अप टू द मार्क नहीं थी, इस वजह से उनको घर भेज दिया गया। लेकिन नाजरीन, इनसाइड स्टोरी क्या है? क्या वही हफीज़ शेख साहब जिनके इलेक्शन को जिताने के लिए या इलेक्शन के जीतने के लिए पूरी हुकूमती मशीनरी का जोर लगा दिया गया था, आज उन्हें ये कह के फारिग कर दिया गया कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी? क्या ये वही हफीज़ शेख साहब हैं जो आए थे और अचानक से डायरेक्ट कैबिनेट में आए थे और तमाम फैसले और मॉनेटरी पॉलिसीज़ बना रहे थे? नाज़रीन, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप, इसके अलावा साबिक वफाकी वज़ीर बराए पावर एंड वाटर भी रहे हैं, मेंबर सेनेट भी रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया भाई। जी सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो जिस तरह हुकूमत ने एक यू टर्न लिया और हफीज़ शेख साहब को की टर्मिनेशन पे या उनके फारिग करे जाने पे ये कह दिया गया कि जी सही तरह मैनेज नहीं कर सके, महंगाई बढ़ रही थी, आप क्या समझते हैं सर? क्या इसके बैकग्राउंड में क्या कुछ हो सकता है? देखिए डॉक्टर साहब, आपने आधा जवाब तो अपने सवाल में ही दे दिया। जी, जब आपने ये कहा कि एक हफ्ता पहले जब उनके लिए भरपूर कैंपेन की जा रही थी और लोगों को कॉल की जा रही थी, उनको कुछ को डराया धमकाया भी जा रहा था और पूरी हुकूमत की मशीनरी जो है वो काम कर रही थी और इमरान खान साहब ने एक ऐसा तासर पैदा कर दिया था कि इनकी हफीज शेख साहब डॉक्टर साहब की हार और जीत जो है वो इमरान खान की हार और जीत है, तो वो क्या उस वक्त एक इनकॉम्पिटेंट आदमी के लिए अपनी पूरी शोहरत, अपनी क्रेडिबिलिटी जो है उसको दाव पे लगा रहे थे। तो इसका तो किसी के पास भी जवाब नहीं है कि खान साहब क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, कैसे फैसले करते हैं, आज तक कोई नहीं ये जान सका। उन्होंने हमारे वो नदीम बाबर साहब को रखा, अच्छा रखा, अगर अच्छा रखा तो निकाला क्यों, और अगर निकाला तो फिर रखा क्यों? जी, और फिर हफीज शेख साहब को लेकर आए, हफीज शेख साहब को रखा। वो कह रहे थे एक हफ्ता 2 हफ्ते पहले तक के हफीज शेख साहब ने तो इनकलाब एक मईशत में बर्पा कर दिया है और इसी वजह से उनको सेनेटर बनाया जा रहा है और वगैरह वगैरह। तो फिर ये क्या हुआ? एकदम पहले वाली एक हफ्ते वाली बात ठीक थी या ये बात ठीक है? उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनको सेनेटर बनाया जा रहा था, तो एक हफ्ते में उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर उनको निकाला क्यों जा रहा है? कोई नहीं जान सकता। ये अजीब सी मंतक है। यानी बेशुमार आईजी बदल डाले, बेशुमार उन्होंने चीफ सेक्रेटरी बदल डाले, तो बाज मरतबा 2-2 दिन में एक वजारत के 3-3 सेक्रेटरी पंजाब में बदलते रहे हैं। किसी को नहीं पता किसकी क्या जिम्मेदारी है। वो मुल्क तकरीबन एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है। तो एक तो नुक्ता नजर ये है कि वजीर आजम किस तरह सोचते हैं ये खुदा जानता है कि माँ सिवा खुदा के किसी को नहीं मालूम। उनके करीब तरीन जो दोस्त हैं जिनको हम जानते हैं, जो पीटीआई के वजीर हैं, वो भी अब बिल्कुल बौखला चुके हैं क्योंकि उन्हें भी नहीं मालूम कि किस वजह से वो वजीर बने हैं और किस वजह से उनको जाना होगा। सेनेट के इलेक्शन हो चुके हैं, उसके बाद से शिबली फराज साहब नहीं मालूम किसी को वजीर हैं या नहीं है। कलमदान तो उनके पास नहीं है, लेकिन कोई फैसला नहीं है कि कौन इस मुल्क का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, किसी को नहीं मालूम मईशत किसकी जिम्मेदारी है। एक तो ये बड़ा अहम पहलू है जो इमरान खान साहब की जो फैसला साजी है और उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, जिसका आपने अंदिया दिया इंट्रोडक्शन में। दूसरी जो बड़ी अजीबोगरीब चीज है वो ये कि हफीज शेख साहब के आने से या हफीज शेख साहब के जाने से क्या फर्क पड़ेगा जब आप इस मुल्क को चला रहे हैं ऐसे जैसे ये ईस्ट इंडिया कंपनी हो।
यानी पहले वो जो बादशाह था या मलका थी इंग्लिस्तान की, वो एक कंपनी के जरिए चलाया करती थी मुल्क को। आपको याद होगा, भारत को, इंडिया को, हिंदुस्तान को। और ये उस जमाने की बात है जब आपको पता है ग्रेट फैमिन, जब बर्मा कह रहा हूँ, जब हिंदुस्तान में कहत पड़ गया और हिंदुस्तान से अनाज जो है वो यूरोप या इंग्लिस्तान में एक्सपोर्ट किया जा रहा था। अब न जाने कितने 20 लाख लोग जो है वो मर गए और अनाज यहाँ पे खत्म हो गया और इंग्लिस्तान में एक्सपोर्ट होता रहा। इस वक्त मुल्क की मईशत बिल्कुल इसी तरीका आज से चल रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ आएगी कि असल मसला क्या है। हमारे एक सेक्रेटरी थे दादा साहब, उस वक्त मईशत के सेक्रेटरी थे जब IMF से निगोशिएशन हो रही थी। तो वजीर आजम साहब अपेरेंटली मुबैना तौर पर वजीर आजम साहब के दफ्तर से एक टेलीफोन आया निगोशिएशन के दरमियान कि दागा साहब को निकाल दिया जाए इन मुज़ाकरात से। मेरे ख्याल में प्रोटेस्ट में दागा साहब ने रिजाइन भी कर दिया। जी बिल्कुल। और इसकी वजह ये थी कि दागा साहब गालिबन या दीगर जो सेक्रेटरी थे वो मुल्की मुफाद में टफ निगोशिएशन कर रहे थे IMF के साथ। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह चलती है उसमें तो आप टफ निगोशिएट नहीं कर सकते, उसमें तो सिर्फ मालिक फैसला करते हैं कि आपने क्या करना है। तो हुआ ये कि हाजिर सर्विस इजिप्ट के जो IMF के हेड थे डॉक्टर साहब, पढ़े लिखे आदमी, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन हाजिर सर्विस IMF के बंदे को लाके बिठा दिया गया। अब एक तरफ बैठे हुए मेज के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए IMF के लोग और दूसरी तरफ भी निगोशिएट करने के लिए बैठे हुए IMF के लोग। आप मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान की निगोशिएशन तो नहीं थी ना, पाकिस्तान के मुज़ाकरात नहीं थे IMF के साथ, ये IMF के मुज़ाकरात थे IMF के साथ। तो ये जो अब आपको उसका नतीजा नजर आता है कि बिजली की कीमत जो है वो 150% बढ़ चुकी है या गैस की कीमत जो है वो 300% बढ़ चुकी है, ये आपको बता रहा है कि IMF की जो पॉलिसी है ये मुल्क IMF चला रहा है, इसकी मईशत IMF चला रही है। और वो जो ड्राफ्ट आपकी नजरों से गुजरा होगा जिसमें वो ये कह रहे हैं कि नेपरा को आजाद एक इदारा बनाया जा रहा है और स्टेट बैंक को यहाँ तक आजाद किया जा रहा है कि गवर्नर के बजाय उसको तो वाइस रॉय कहना चाहिए इस मुल्क का, क्योंकि ना वो नैब की कैद में होगा, ना उसके ऊपर को मुल्क का कानून लागू होगा, ना उसके मुल्क के निजाम के मुताबिक उसकी तनख्वाह मुकर्रर होगी, ना वो मुल्क की किसी भी इलेक्टेड हुकूमत को जवाबदेह होगा। तो भाई वो किसको जवाबदेह होगा, जरा हमें बताया जाए। और इसकी जरूरत क्या महसूस की जा रही है कि वो इदारा जिसने 6% इंटरेस्ट रेट बढ़ा के 13-14% कर दिया था, आप मुझे बताएं, जिसकी वजह से मईशत जो 6% पे बढ़ रही थी वो 1.5 के एक साल में आ गई। आप उसको ये आजादी देना चाहते हैं कि वो IMF के मैंडेट के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत को चलाए, चाहे लोग भूखे मर जाएं, चाहे लोगों का रोजगार चला जाए, चाहे बेरोजगारी फैल जाए। तो मुझे दूसरा जो नुक्ता है खान साहब की सोच और उनका फैसला साजी का तरीकाकार, और दूसरा नुक्ता ये है कि ये मुल्क की मईशत इस वक्त IMF चला रही है और उसकी रास्ते में जो भी हाल होता सर, लेकिन खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का यही कहना है कि जी जो लास्ट गवर्नमेंट रही है वो मुल्क को इस नहज पे ले आई कि और कोई स्टेप्स बचते ही नहीं थे सवाए इसके कि महंगाई होती या मुल्क डिफॉल्ट में जाता। यही वजह है कि ना हम FATF की ग्रे लिस्ट से निकल पा रहे हैं, ना हम महंगाई को कंट्रोल कर पा रहे हैं और ना ही हम कर्जों को रोक पा रहे हैं। क्या कहेंगे सर? सबसे मैं आपके सामने दो नुकात कोशिश करूंगा। पहला नुकता तो ये है कि देखे भाई, जब हम इलेक्शन में आए, जब आप कोई भी शख्स इलेक्शन में आता है तो वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि हमें मालूम है कि मुल्क हमारा अच्छी हालत में नहीं है, मगर हम ये बीड़ा उठाते हैं कि हम उन मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन कर देंगे, इसीलिए आप अपने आप को इलेक्शन के लिए पेश करते हैं ना जी। और इलेक्ट होते हैं आप 5 साल के लिए, 50 के लिए तो होते नहीं, 5 साल का आपको वक्त दिया जाता है कि आप 5 साल के अंदर मुल्क की तकदीर बदल दें। अब अगर एक हुकूमत 3 साल के बाद, 5 में से 3 साल के बाद भी ये कहती हो कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, कोई और जिम्मेदार है, फिर हुकूमत उन्हीं को लौटा देनी चाहिए जो जिम्मेदार है, क्योंकि वो तो चला ही रहे थे। उन्होंने तो कभी नहीं ये कहा था कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। बात ये है साहब कि जो शख्स तो वोट लेकर आएगा, जिसके ऊपर वोट का बोझ होगा,
डॉक्टर साहब वो तो जिम्मेदार अपने आप को ठहराएगा, क्योंकि उसके ऊपर वोट का बोझ होता है। वो जब सड़क पे जाएगा तो लोग उसको गिरेबान से पकड़ेंगे जी। और उसको कहेंगे कि मेरे बच्चे खाना नहीं खा पाते, ये महंगाई क्यों है। लेकिन जो शख्स सिलेक्ट होकर आएगा उसको इससे क्या गर्ज के वोटर क्या कहेगा। तो पहला तो मसला ये है कि ये जिम्मेदारी का एहसास सिर्फ उसको होगा जो वोट लेकर आए। जो सिलेक्ट होकर आए वो कभी जिम्मेदार नहीं हो सकता। और उस हुकूमत को आप क्या कहेंगे कि 5 साल के मैंडेट में 3 साल के बाद भी ये कह रही हो कि हम जिम्मेदार नहीं, तो आप कब होंगे जिम्मेदार। और अगर आप जिम्मेदार नहीं हैं या आपसे ये काम नहीं आता, आप ना अहल हैं या आपसे ये काम नहीं होता, तो भाई फिर आपने अपने आप को पेश क्यों किया था कि हम इसको ठीक कर सकते हैं। और अगर आप समझते थे कि आप ठीक कर सकते हैं लेकिन आप नाअहल निकले हैं और आपसे अब ठीक नहीं हो रहा, तो भाई छोड़ दें फिर। क्या लोगों को फांसियों पे लटका के, गुर्बत की लकीर के नीचे फेंक के लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो जाएं। लोग अगर बिजली का बिल दें तो बच्चों को स्कूल ना भेज सकें, स्कूल अगर भेजें बच्चों को तो माँ बाप की दवा ना ला सकें। आप मुझे बताइए साहब, किस हद तक, किस नहज पे आप उस मुल्क को लेकर जाएंगे जब आपको ये एहसास होगा कि हम इसको नहीं चला सकते। तो अच्छा सेनेटर साहब, सर कता कलामी की माजरत सर, मैं आपसे क्योंकि वक्त महदूद है, वह कुछ पीडीएम के हवाले से भी आपसे बात करना चाहूंगा। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पीडीएम में जो दरारें आई और जिस तरीके से आपस में एक दूसरे पे जुमलेबाजी की गई, सर क्या ये दरारें डाली गई या इसकी जिम्मेदार कोई एक पार्टी थी पीडीएम की? देखिए, हर बंदा अपना खुद जिम्मेदार होता है और हर सियासी जमात जो है वो इसको ये फैसला खुद करना होता है कि वो किस किस्म की सियासत करना चाहेगी। 90 की दिहाई में हमने भी एक खास किस्म की सियासत की और भी दीगर जमातों ने सियासत की। पीपल्स पार्टी ने हमें उल्टाया, हमने पीपल्स पार्टी को उल्टाया और सबने मिलजुल के ये खेल खेला 1990 की दिहाई में। और हमें ये एहसास हुआ 90 की दिहाई के बाद कि ये खेल अच्छा नहीं है, ये मुल्क की मुफाद में नहीं है। अब इसके बाद हम क्या सियासत करते हैं और दीगर पार्टियां क्या सियासत करती हैं, ये अवाम के सामने बिल्कुल आ चुका है। मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा सेनेट के हवाले से, क्योंकि मैं सेनेटर हूँ और अभी आपने देखा कि ये सारा खेल सेनेट में ही हो रहा है। देखिए, अगर सेनेट का चेयरमैन भी बाप का हो, अगर सेनेट का डिप्टी चेयरमैन भी बाप का हो, अगर सेनेट का लीडर ऑफ द हाउस भी बाप की मदद से बने और अगर सेनेट का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी बाप की मदद से बने, तो फिर पार्लियामान की जरूरत क्या है, सेनेट की जरूरत क्या है। पार्लियामान का मकसद ये होता है कि लोगों के मुफाद में हुकूमत एक बिल लाती है और लोगों के मुफाद में ऑपोजिशन इसका तनकीदी जायजा लेती है। ऑपोजिशन को ये मुकर्रर है कि हुकूमत के हर बिल को सख्त तनकीदी नजर से वो देखे और बार बार मुतालबा करे कि अवामी मुफाद में ये कैसे है और अवामी मुफाद में क्या होना चाहिए। अगर आयल के दोनों तरफ बाप बैठी हो, आप मुझे बताइए साहब, तो फिर इस पार्लियामान के ढकोसले की जरूरत क्या है। तो सर एक कमेंट आपसे चाहूंगा। सर आप नहीं समझते कि पीडीएम को थोड़ी जो रहनुमा थे उनको थोड़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए था? सर इस लफ्ज की गर्दान इतनी आई ट्वीट्स पे, सोशल मीडिया पे, आप नहीं समझते सर अगर पीडीएम थोड़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा करती तो ये चीजें कुछ बेहतर चल सकती थी? जी मुझे बताइए आपका मैच्योरिटी से क्या मकसद है, आप क्या मतलब सर सोशल मीडिया पे बयानात एक दूसरे के लिए देना, इशारतन एक दूसरे को कहना। बयानात इशारतन तो पहले तो इशारतन दिए जा रहे थे और हम बड़ी केयरफुली उनको फ्रेम कर रहे थे, मगर जब आपने बात के साथ अलायंस किया तो फिर उसके बाद तो किसी इशारे की जरूरत ही नहीं रहेगी। हम क्या बोलें कि बात की मदद से नहीं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने। और आप मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि अब हमने 27 एप्लीकेशन जमा करवाई थी जो सिर्फ ऑपोजिशन की थी। पीपल्स पार्टी ने 30 एप्लीकेशन जमा करवा दी हैं जिनमें 4 बाप के लोग या 3 बाप के लोग। अगर वाकई हकीकी ऑपोजिशन ये 57 लोगों की है तो फिर तो पहले दिन ही अब आके गिलानी साहब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव कर देना चाहिए, क्योंकि जिसके पास 57 वोट हैं वो तो लीडर ऑफ द हाउस है ना साहब, तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो नहीं हो सकता। यानी 98 या 100 सीटें हैं, उसमें से 27 आप लोग हैं और 30 अगर उन्होंने जमा करा दिए तो जी। अब अगर गिलानी साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना मूव करें तो आप क्या नतीजा हासिल करेंगे कि क्या ये हकीकी ऑपोजिशन है या हुकूमती बेंच में से 4, 5 या 7 लोग आके बैठ गए हैं ऑपोजिशन में। बस ये एक अहम सवाल है, इसमें अब कोई इशारे की जरूरत नहीं है, ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। और मेरे ख्याल में ये फैसला हम आवाम पे छोड़ते हैं
वो खुद समझदार हैं और ये फैसला कर सकते हैं कि आखिर क्या वजूहात हुई। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे और इनका कहना ये था कि जिस तरीके से एप्लीकेशंस जमा कराई गई हैं और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, जितने मेंबरान की हिमायत हासिल अगर है तो उस हिसाब से तो लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब होना चाहिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। पहले नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।